आइए आज मैं आपको एक जातक कथा सुनाती हूँ। आपको ये नहीं पता होगा कि जातक होता क्या है, तो मैं बताती हूँ। गौतम बुद्ध का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। माना जाता है कि सिर्फ एक जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों में भी उनका जीवन प्रेरणादायक रहा था। उनके पिछले जन्म से जुड़े किस्से कहानियों के संग्रह को ही जातक कथाएं कहा जाता है। दरअसल बुद्धिज्म के धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के एक हिस्से को ही जातक का कथा कहा जाता है, जिसमें कहानियों के माध्यम से जीवन के पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई है। स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जातक कथा शामिल की गई है। इन कथाओं में बुद्ध को कभी मनुष्य तो कभी पशु के रूप में दिखाया गया है। आइए उन्हीं जातक कथाओं में से एक कथा, जिसका नाम है छह दंत हाथी की कहानी, मैं आपको सुनाती हूँ। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी छह दंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषत। इनमें से छह दंत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल छह दांतों की मौजूदगी के कारण इन्हें छह दंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छह दंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी मां सुभद्रा और चुल सुभद्रा नाम की दो रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए गया। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपने सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुभद्रा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुल सुभद्रा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुल सुभद्रा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुल सुभद्रा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुल सुभद्रा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्यराज की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छदंत राज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने के लिए सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसने वाराणसी के राजा को छदंत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुत्तर। सोनुत्तर करीब 7 साल का सफ़र तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूर पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विष बुझा तीर निकालकर छदंत राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी। जीवन दान मिलने के कारण सोनुत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छदंत राज ने
मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनुत्तर को दे दिए। गजराज के दांत पाकर सोनुत्तर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। चूँकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनुत्तर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बदले की भाव सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है। धन्यवाद।